देखिए हम लोग ने बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस किया है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम लोग ने ये डिस्कस किया है कि जो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है यानी बेंजीन, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलता है हमें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के हाइड्रोजन को, बेंजीन में जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड है, उन हाइड्रोजन एटम्स को सब्स्टिट्यूट करेगा ऑन अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल और प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है। और ये भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि बेंजीन पे या जो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है उनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही क्यों हो रहा है। देखिए दो क्वेश्चन है यहाँ पे। पहली बात, सब्स्टिट्यूशन ही क्यों हो रहा है जबकि उनके पास तो 3 डबल बॉन्ड है। बेंजीन रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग 3 डबल बॉन्ड्स, why aromatic hydrocarbons like benzene give substitution reactions? Because these 3 pi bonds are delocalized in benzene ring. उनके delocalization की वजह से बेंजीन एक स्टेबल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है और सब्स्टिट्यूशन शो करता है लाइक एल्केन। जबकि सब्स्टिट्यूशन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, लेकिन इसमें 3 डबल बॉन्ड्स होने के बाद भी वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्यों? डिलोकलाइजेशन ऑफ 5 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। नंबर 2, उस सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही क्यों कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों अटैक कर रहे हैं बेंजीन पे। तो वहां पर हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है उसमें हेक्सागोनल, कार्बन का एक हेक्सागोनल प्लेनर रिंग है और उस हेक्सागोनल प्लेनर रिंग ऑफ कार्बन एटम्स के अबव एंड बिलो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, हाईली नेगेटिव। इसीलिए इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज मींस इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर। तो बेंजीन पे जो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमें मिलती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग ने 5 रिएक्शंस स्टडी करी हैं। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। ये 5 इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं बेंजीन की या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब हम इनका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रही हैं बेंजीन पे, कौन कौन सी? हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इनमें स्टेप्स क्या हो रहे हैं, मैकेनिज्म क्या है इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। तो जितनी भी ये 5 रिएक्शंस आपने हम लोग ने भी बात की है, इन सब का एक कॉमन मैकेनिज्म है। एक साथ हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका जो पहला स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले जो भी रिएक्शन हम इन 5 में से बात करें, चाहे हम हेलोजिनेशन की बात करें, चाहे नाइट्रेशन की बात करें, चाहे सल्फोनेशन की बात करें, चाहे फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करें और चाहे फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करें, पहला जो स्टेप है इनमें से किसी भी रिएक्शन का वो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, फॉर्म होगा, तभी तो वो अटैक करेगा बेंजीन पे। पहला स्टेप इन 5 में से किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखने के लिए आता है तो फर्स्ट स्टेप है अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होना। ये पहला स्टेप है। अब ये देखिए कैसे फॉर्म होता है, ये हमने इसमें सब हेडिंग्स के थ्रू आपको दिखा रखा है। जैसे अगर हेलोजिनेशन की आप बात करें, लाइक क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, तो हेलोजिनेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, फर्स्ट स्टेप उसका जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो इस रिएक्शन के थ्रू होता है। FeCl3 की प्रेजेंस में या AlCl3 की प्रेजेंस में आप वो रिएक्शन कराते हैं। हेलोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में हम करते हैं? FeCl3 या AlCl3 या AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं, ड्रिस एसिड्स हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को मीट आउट करने के लिए ये
क्लोरीन क्लोरीन या ब्रोमीन ब्रोमीन मतलब हैलोजन के बीच के बॉन्ड का हेटेरोलिटिक क्लीवेज, हैलोजन हैलोजन बॉन्ड के हेटेरोलिटिक क्लीवेज को सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि इस हेटेरोलिटिक क्लीवेज से इनको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और ये अपना डेफिशिएंसी मीट आउट कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हाँ। हेलोजिनेशन का फर्स्ट स्टेप। अगर हम यहीं पर ब्रोमिनेशन की बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। ब्रोमिनेशन में जो बॉन्ड होगा, जो हैलोजन हैलोजन बॉन्ड होगा, दैट इज Br Br, क्लियर। लेकिन फर्स्ट स्टेप वही होगा कि इसका हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा और Br प्लस बनेगा। जैसे यहाँ पर बन रहा है Cl प्लस, वैसे ही हेलोजिनेशन में अगर ब्रोमिनेशन Br प्लस, आयोडीनेशन की बात करेंगे I प्लस, I प्लस। ठीक है। तो अगर हेलोजिनेशन का हम मैकेनिज्म लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप यही होगा। अब देखिए यहाँ पर Cl प्लस बना, जैसे ये क्लोरीनेशन का एग्जांपल है। Cl प्लस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, यही इलेक्ट्रोफाइल सेकंड स्टेप में जाके बेंजीन पे अटैक करेगा। फर्स्ट स्टेप क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जैसे क्लोरीनेशन में ये रिएक्शन फर्स्ट स्टेप होगा। नाइट्रेशन, अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे, नाइट्रेशन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो नाइट्रेशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है NO2 प्लस। हर रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल ध्यान रखिएगा। हेलोजिनेशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है? हेलोजन प्लस, मतलब Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस। नाइट्रेशन रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है, नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं आप? H2SO4 एंड HNO3 के साथ। तो ये H2SO4 और HNO3 रिएक्ट करके एक इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, HSO4 माइनस प्लस H2O प्लस NO2 प्लस, ये बनाते हैं। दिस NO2 प्लस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑफ नाइट्रेशन रिएक्शन। क्लियर? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के लिए इलेक्ट्रोफाइल क्या है? NO2 प्लस। NO2 प्लस। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस रिएक्शन में हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था। इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो H2SO4 H प्लस डोनेट कर रहा है किसको? HNO3 को। H प्लस रिलीज कर रहा है, तभी तो H2SO4 HSO4 माइनस बना रहा है, क्योंकि वो उसने H प्लस कर दिया है। तो H2SO4 यहाँ पर H प्लस रिलीज कर रहा है और HNO3 H प्लस को गेन कर रहा है। जो H प्लस रिलीज करता है उसको हम एसिड कहते हैं, और जो H प्लस एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर जो होता है, उसे हम कहते हैं बेस। तो पहले भी हमने आपसे एक बार कहा है और फिर हम दोबारा कह रहे हैं कि भले ही HNO3 एक एसिड है, नाइट्रिक एक एसिड है और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है अपनी जगह पे, लेकिन इस रिएक्शन के लिए नाइट्रिक एसिड इज अ बेस। ध्यान रखिएगा, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के लिए H2SO4 acts as an acid whereas HNO3 acts as a base for nitration reaction only। ठीक है ना? तो अगर नाइट्रेशन का मैकेनिज्म लिख रहे हैं तो स्टेप 1 ये हो जाएगा। सल्फोनेशन, फिर आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में आप किसके साथ ट्रीट करते हैं? सल्फोनेशन में आप या तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बेंजीन को ट्रीट करते हैं, और या फिर सल्फ्यूरिक एसिड में SO3 गैस आप डिसॉल्व करके, जिसको हम कहते हैं ओलियम, H2S2O7, H2S2O7 यानी H2SO4 और उसमें SO3 गैस डिसॉल्व करके, या हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो वो इसका रिएजेंट है। देखिए सल्फोनेशन रिएक्शन में अगर हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यूम्स या सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू ये रिएक्शन होता है HSO4 माइनस H3O प्लस एंड SO3। ये जो SO3 हमें मिला, दिस इज द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑफ सल्फोनेशन। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी रिएक्शन हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। आप देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या है? SO3। SO3 कोई भी चार्ज नहीं है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस, ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है सल्फोनेशन का। इसके अलावा जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो हेलोजिनेशन हो, चाहे नाइट्रेशन हो, चाहे फ्रिटलक्राफ्ट एल्काइलेशन आगे पढ़ेंगे, चाहे फ्रिटलक्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ेंगे, इन सब में अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज्ड मिलेगा। सल्फोनेशन एक ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसका अटैकिंग रिएजेंट न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, SO3 मॉलिक्यूल है। क्लियर? ठीक है। हाँ। अब बात आती है कि अगर ये SO3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों एक्ट करता है? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग, हाँ। और इलेक्ट्रॉन लविंग वही होगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। हाँ। तो इसमें
डेफिशिएंसी कहां पर है? SO3 मॉलिक्यूल में कहां पर डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है? ठीक है ना, क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल SO3 है सल्फोनेशन का। ठीक है। तो ये हाँ। एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इसका रीजन यहाँ पर देखिए। एक्चुअली ये SO3 का मॉलिक्यूल है। जो SO3 मॉलिक्यूल है, जो SO3 मॉलिक्यूल है सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस, उसका ये स्ट्रक्चर है देखिए। सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड इसका सिंगल है यहाँ पे। सल्फर ट्राईऑक्साइड इन 3 स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होता है। यहाँ पर सल्फर के ऊपर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। अब यही चीज बस आप बदलते रहिए, जो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम लोग, यहाँ माइनस सल्फर पे प्लस। ठीक है, नेक्स्ट इज सल्फर एंड यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो सल्फर ट्राईऑक्साइड बेसिकली इन 3 स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड है। जब इसका आप हाइब्रिड बनाएंगे तो देखिए हर ऑक्सीजन, यहाँ पर देखेंगे इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज रहा, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो हाइब्रिड में जब आप बनाएंगे तो हर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। हाँ। लेकिन अगर आप सल्फर को देखेंगे किसी भी स्ट्रक्चर में तो उस पर प्लस चार्ज हमेशा बना हुआ है। हाँ। तो हाइब्रिड में सल्फर के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है ना, तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अगर इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम सल्फर ट्राईऑक्साइड को देखें तो इसमें जो सल्फर है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है या नहीं है? पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और अपने इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर यानी सल्फर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सल्फर एटम की वजह से ये SO3 मॉलिक्यूल एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन। ठीक है, तो वैसे तो SO3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन वो फिर इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहाँ है उसमें? तो उसके लिए आप सल्फर ट्राईऑक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जब आप देखेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि सल्फर ट्राईऑक्साइड जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहाँ पर है, क्यों ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ठीक। हाँ। सल्फोनेशन में ये फर्स्ट स्टेप होगा, ये वाला स्टेप आपका फर्स्ट स्टेप होगा। नेक्स्ट आता फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि कोई एल्काइल हैलाइड लेंगे बेंजीन के साथ, FeCl3 या AlCl3 की प्रेजेंस में लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा इस बॉन्ड का। FeCl4 माइनस, ये पूरा मिल गया आपको, एंड R प्लस मिला। R प्लस इज ए कार्बोकैटायन और यही कार्बोकैटायन एज एन इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करते हैं। अब यहीं पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये R प्लस बना यानी जो कार्बोकैटायन बना, कुछ केसेस में क्या होगा, अटैक करने से पहले ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा। क्या होगा कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट होगा वो आपके एक्सपेक्टेशन से अलग होगा, अलग हो जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे देखिए बेंजीन को हम N प्रोपाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो कायदे से अगर हम देखें तो हमने अगर N प्रोपाइल क्लोराइड लिया हुआ है तो बॉन्ड यहीं पर ब्रेक होगा। अगर बॉन्ड हम समझे तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर एक प्लस चार्ज आएगा, N प्रोपाइल कार्बोकैटायन बनेगा और यही प्लस चार्ज की वजह से ये यहाँ पर अटैक कर देगा। तो जो हमें एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, जो मिलना चाहिए वो ये मिलना चाहिए था, बेंजीन रिंग और उसके अटैच CH2 CH2 CH3 यानी N प्रोपाइल क्लोराइड मिलना चाहिए था। ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, लेकिन मिल क्या रहा है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। यानी अटैक जो कर रहा है वो ये वाला कार्बन कर रहा है, जबकि इसके ऊपर तो प्लस चार्ज डेवलप नहीं हुआ क्योंकि इसका तो कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ नहीं। ठीक है ना, देखिए बॉन्ड किसका ब्रेक हुआ, इस कार्बन और क्लोरीन के बीच का, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो प्लस चार्ज इस पे आया। तो अटैक भी इसी कार्बन को करना चाहिए रिंग से, यानी बेंजीन रिंग से इसी कार्बन को जाके अटैच होना चाहिए। लेकिन अटैच कौन हो रहा है, ये वाला कार्बन, तभी तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन यहाँ पर क्लियर है। मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या है, जो भी आप एल्काइल हैलाइड लेंगे उसका हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ और आपको एक कार्बोकैटायन मिल गया। जैसे यहाँ पर CH3 CH2 और प्लस, इस पे प्लस आएगा, ये कार्बोकैटायन मिल गया N प्रोपाइल कार्बोकैटायन, लेकिन ये कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन है। अब ये जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है वो अपने एडजेसेंट पोजीशन से एक H माइनस आयन को, हाइड्राइड आयन को यहाँ से शिफ्ट कराया। ये कार्बोकैटायन का यूनिक फीचर है।
और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन ने अपने आप को मोर स्टेबल फॉर्म में, मतलब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में चेंज कर लिया, और इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ने अब जाके बेंजीन पे अटैक कर दिया, और इस कार्बन पे प्लस चार्ज था तो इसी कार्बन के थ्रू वो जाकर अटैच हो गए। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में कोई भी एसाइल हैलाइड होगा RCOCl, और उसको FeCl3 के साथ हम रिएक्ट करा देंगे। रेडिएटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जो हम RCOCl लेंगे यानी एसाइल हैलाइड, हाँ। का हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होगा, FeCl4 माइनस मिलेगा और RCO प्लस मिलेगा, एसाइल कार्बोकेटाइन मिलेगा। ठीक है। और ये एसाइल कार्बोकेटाइन आगे चलकर एज एन इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट, तो इतनी सारी जो रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, उन सब रिएक्शन का जो पहला स्टेप है पहले उसे समझिए। अगर हम हेलोजिनेशन पढ़ रहे हैं तो उसका पहला स्टेप हेलोजिनेशन में जो हमने आपको समझाया वो लिख देंगे। ठीक। अगर हम नाइट्रेशन पढ़ रहे हैं तो नाइट्रेशन में जो आपको हमने अभी एक्सप्लेन किया वो पहला स्टेप होगा, हाँ। NO2 प्लस का फॉर्मेशन। अगर हम सल्फोनेशन पढ़ रहे हैं तो SO3 का फॉर्मेशन पहला स्टेप होगा। हाँ। अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ रहे हैं तो R प्लस एल्काइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन पहला स्टेप होगा। हाँ। अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ रहे हैं तो एसाइल कार्बोकेटाइन RCO प्लस का फॉर्मेशन हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। ठीक। तो फर्स्ट स्टेप किस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आप मैकेनिज्म लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, पहले स्टेप के बाद सेकंड स्टेप आइए, ये कॉमन होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ स्टेप नंबर 1 में, वो इलेक्ट्रोफाइल अब बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग है, और बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है। हाँ। तो बेंजीन के ऊपर ये इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करेंगे और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखिए कैसे, हमने यहाँ पर सेकंड स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको E+ लिखा है जनरल लैंग्वेज में। क्या लिखा हुआ है? E+। हमने जनरल लिखा हुआ है। अगर आप हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म लिख रहे हैं, मान लीजिए क्लोरीनेशन का, तो उसके लिए यहाँ पर क्या होगा? Cl+। अगर हम नाइट्रेशन का मैकेनिज्म लिख रहे हैं तो नाइट्रेशन के लिए क्या बना हुआ? नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या है? NO2+। अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन लिख रहे हैं तो उसका अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या है? R+। ठीक है ना। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन लिख रहे हैं तो RCO+। ठीक, हाँ। जैसा मैकेनिज्म लिखेंगे फर्स्ट स्टेप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। सेकंड स्टेप में जहां हम E+ लिख रहे हैं वहां पर आप NO2+, Cl+, R+, RCO+, जैसा केस होगा वो लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए इस E+ ने अटैक किया बेंजीन के ऊपर। क्यों बेंजीन के ऊपर अटैक किया? क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच था। ये देखिए यहाँ पर पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे थे इसको। हाँ। तो बेंजीन अपने इस पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को यूज किया या इसने इस पे अटैक कर लिया। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। आप ऐसे समझिए कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है, ये कहाँ पर अटैक करना प्रेफर करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो या जहां पर नेगेटिव सेंटर हो। ठीक है। हाँ। तो इसकी डिमांड पे, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल की डिमांड पे, क्योंकि इनको नेगेटिव सेंटर चाहिए अटैक करने के लिए, यहां से बेंजीन ने क्या किया? अपने इस पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया कहीं पर, मान लीजिए शिफ्ट किया, मान लो इधर शिफ्ट कर दिया इसने। तो जब इधर शिफ्ट कर दिया तो इस पर कैसा सेंटर बन गया? नेगेटिव। और इस पे कैसा सेंटर बन गया? इससे अवे गया इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन पे आ गया प्लस। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। पॉजिटिव। हाँ। जहां पर माइनस सेंटर बना वहीं पर जाकर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से बॉन्डेड हो गया। हाँ। जहां पर S था वहीं पर ये बॉन्ड देखो यहाँ पर सिंगल हो गया जो डबल था। ठीक। हाँ। यहाँ पर पहले ये डबल बॉन्ड था, हाँ अब सिंगल हो गया। सिंगल हो गया। और यहाँ पर देखो ये प्लस चार्ज आ रहा है इस कार्बन पे। समझ में आई बात? क्योंकि ये जो बॉन्डेड बॉन्ड था वो ऐसे शिफ्ट हुआ है। ठीक है। हाँ। अब यहाँ पर जो प्लस चार्ज आया वो क्या होगा? उसका डिलोकलाइजेशन हो जाएगा या रेजोनेंस होगा। जब यहाँ पर प्लस चार्ज दिखा यहाँ पर, हाँ। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया, यानी यहाँ पर देखिए बॉन्ड हो गया और प्लस किस पे आ गया? इस कार्बन पे। ठीक
ठीक है, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया इन दोनों कार्बन के बीच में, और प्लस चार्ज आ गया इस कार्बन पे, जाके शिफ्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो जो प्लस चार्ज हुआ वो सिस्टम के बीच में, मतलब उस बेंजीन रिंग के अंदर डिलोकलाइज होता रहा। हाँ। ठीक, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां से लेकर और यहां तक ये प्लस चार्ज घूमता रहा ऐसे। हाँ। इसको कहते हैं डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है। ये स्टेप 2 होगा। तो जो भी आप मैकेनिज्म लिखें, चाहे आप नाइट्रेशन का मैकेनिज्म लिखें, चाहे हेलोजिनेशन का लिखें, चाहे फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का लिखें, चाहे फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन का लिखें, उसका सेकंड स्टेप हाँ। यही होगा, बस जहां जहां ई लिखा हुआ है वहां पर आप अपने इलेक्ट्रोफाइल को लिख देंगे। ठीक है। अब स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एरिनियम आयन। ये जो स्टेप 2 में आपको आयन मिला है, इससे अब प्रोटॉन का लॉस होगा। क्यों लॉस होगा जरा ठीक। समझिएगा। लॉस इसलिए होगा क्योंकि इस अटैक के बाद यहां पर अगर हम बात करें तो जो कंपाउंड है उसने अपना एरोमेटिक कैरेक्टर लूज कर दिया। कैसे? ये जो बेंजीन रिंग था इसके पास 6 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ। और आपने डीलोकलाइजेशन के लिए एक रूल पढ़ा हुआ है 4n+2 रूल, हकल रूल, एरोमेटिसिटी के हाँ। लिए। आपने पढ़ा है कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी सिस्टम एरोमेटिक तब होगा जब उसके पास 4n+2 नंबर में डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बेंजीन में ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है 4n+2 फॉर n=1। अगर हम n की जगह 1 रख दें तो 4 × 1 + मतलब 6, और बेंजीन में 6 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो बेंजीन के लिए 4n+2 रूल सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ। और इसलिए बेंजीन को एरोमेटिक कैरेक्टर मिला हुआ है। लेकिन जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, जिस बॉन्ड को हम दिखा रहे हैं, ये बॉन्ड जब ब्रेक हो गया, तो अब आपके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे जरा देखिए इस सिस्टम में। कितने डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स बचे अब आपके पास? 4। 4। क्या ये 4n+2 रूल के अकॉर्डिंग फिट हो रहा है? नहीं। नहीं। 4n+2 रूल में किसी भी n की वैल्यू के लिए ये 4 नंबर जो है ये 4n+2 रूल में फिट नहीं हो पाएगा। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हकल रूल आपका अब सेटिस्फाई नहीं हो रहा। जैसे इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन का अटैक कर लिया, उसके बाद हकल रूल मिसिंग हो गया, हाँ। और हकल रूल नहीं रहा, तो इसका मतलब कंपाउंड में एरोमेटिक कैरेक्टर का लॉस हो गया। हाँ। और एरोमेटिक कैरेक्टर क्या था? कंपाउंड को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था। एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, मतलब ये वाले कंपाउंड्स अनस्टेबल है। इतना ज्यादा स्टेबल अपने एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से था। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 रूल के वजह से ही बेंजीन स्टेबल था। ठीक। जैसे उसका 4n+2 रूल डिस्टर्ब हुआ, है ना, एरोमेटिसिटी का उसको हाँ। लॉस हुआ। ठीक है, अपने एरोमेटिसिटी को रीगेन करने के लिए, वापस लेने के लिए उसने देखिए क्या किया। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, उसने क्या किया, यहाँ पर जहां पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था, इलेक्ट्रोफाइल को तो होल्ड कर लिया, लेकिन यहाँ से हाँ। H+ को हटा के बाहर कर दिया। ठीक है, इस ठीक। H+ को बाहर भेज दिया, और इसका जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था उसको देखिए पाई हाँ। बॉन्ड के लिए यूज कर लिया, और एक अलग से बॉन्ड बना लिया उसने। जैसे ये 2 ठीक। बॉन्ड थे, इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को यूज करके यहाँ पर एक बॉन्ड बना लिया, और फिर से उसने अपने 4n+2 रूल को, सेटिस्फाई कर दिया। एरोमेटिक कैरेक्टर को वापस ले आया, स्टेबल हो गया। तो इस तरह से क्या ठीक है। हुआ कि जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था, उस कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो 3 स्टेप हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के, अगर हम ध्यान से समझेंगे। इनको ड्रॉ कर लीजिएगा नोट्स में, ठीक। है ना। क्या क्या ठीक स्टेप्स है। हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के? नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हाँ। Number 2, attack of electrophile on benzene ring and loss of aromatic character. हाँ। Third step, release of H+ ion to regain aromatic character. ठीक है। ठीक है, ये किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये मैकेनिज्म। स्टेप। ठीक है, ठीक। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट विद मैकेनिज्म। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ हाँ। बेंजीन इज एडिशन रिएक्शन। ठीक, ठीक। अब एडिशन रिएक्शन में देखिए बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड है,
ठीक है। तो जैसे हाँ एल्कीन एडिशन रिएक्शन शो करता है, वैसे बेंजीन भी कुछ एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक। बहुत सिंपल रिएक्शन है। आपको क्या करना है, 3 डबल बॉन्ड है, तीनों डबल बॉन्ड की जगह एडिशन हो जाएगा। जैसे पहला ठीक। है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हम्म। तो बेंजीन पे जब आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाँ और इन सारे कार्बन्स पे एक एक हाइड्रोजन हाँ ऐड हो गया। ठीक है। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, मान लो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दोनों पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, हाँ। ये ब्रेक हुआ दोनों पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो इस हम्म। सब पे हाइड्रोजन ऐड हो गया और ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो गया बेंजीन। ठीक। इसमें चेंज हो गया साइक्लो साइक्लोहेक्सेन। प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में। इजी रिएक्शन है, जैसे एल्कीन में होता है वैसे ही है, एल्कीन की तरह ही इसको देखो। एक तरह से 3 डबल बॉन्ड है, तीनों डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हेलोजन। बेंजीन पे अगर हम हेलोजन ऐड करते हैं, हम्म। बेंजीन को हेलोजन के साथ ट्रीट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। हम्म। ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा जरा मैं क्या कह रहा हूँ। इन प्रेजेंस ऑफ ठीक। सनलाइट एंड एब्सेंस ऑफ AlCl3 एंड AlCl3, ठीक। अगर आप AlCl3 हम्म। या FeCl3 हम्म। इनकी प्रेजेंस में हेलोजन के साथ ट्रीट करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा। अभी आपने जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े हैं बेंजीन के, हम्म। उसमें जो हेलोजिनेशन पढ़ा है, हम्म। तो हेलोजिनेशन में क्या हो रहा है, बेंजीन को हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं हम्म। FeCl3 या AlCl3 की प्रेजेंस में, हाँ। तब वो सब्स्टिट्यूशन शो कर रहा है। वही हेलोजन सब्स्टिट्यूशन शो कर रहा है, मतलब वो बेंजीन पे ऐड नहीं हो रहा है, बेंजीन पे अटैक हो रहा है और बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। ठीक। कहीं पर भी वो बेंजीन को सैचुरेट नहीं कर रहा है। हाँ। लेकिन अगर बेंजीन को हेलोजन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में हीट करते हैं, वहां FeCl3 की प्रेजेंस में था, अगर सब्स्टिट्यूशन आपको चाहिए तो FeCl3 AlCl3 की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन करिए। ठीक है। एडिशन चाहिए तो FeCl3 AlCl3 की एब्सेंस और हाँ की प्रेजेंस। सनलाइट की प्रेजेंस में करिए, तब क्या होगा कि जो हेलोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐड होंगे बेंजीन पे। दोनों में डिफरेंस ठीक है। समझ में आ रहा है हाँ। एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर हेलोजिनेशन अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो इसका मतलब हम्म। यहाँ पर हेलोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आ जाएगा और इसमें से किसी भी डबल बॉन्ड को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। नहीं करेगा। लेकिन अगर ये एडिशन है हेलोजन का, हाँ। अगर ऐड हो रहा है तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और दोनों कार्बन हम्म। पे एक एक हेलोजन। लिख देंगे। दिस इज एडिशन ऑफ हेलोजन। ठीक है। क्लियर। तो एडिशन करना है हाँ। तो ध्यान रखिए, एडिशन करना है तो हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक। सब्स्टिट्यूशन करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और AlCl3। ठीक ठीक है। है, तो जब हाँ। इसका हेलोजिनेशन हम करेंगे बेंजीन का सनलाइट की प्रेजेंस में और FeCl3 AlCl3 की एब्सेंस में, ये नहीं होने चाहिए वहां पे, तो ठीक। बेंजीन में क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है तो 3 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के ऐड होंगे, हर एक डबल बॉन्ड पे एक हाँ। एक मॉलिक्यूल, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड मिलेगा विच इज आल्सो नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और इट इज आल्सो नोन एज गैमेक्सीन और लिंडेन, ये सब इसके ठीक। नाम हैं। ठीक। ठीक है, या इसी हाँ। कंपाउंड को, इस कंपाउंड को 666 भी कहते हैं। 666 क्यों, क्योंकि ये जो कंपाउंड मिलेगा इसमें से 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 6 क्लोरीन है। 6 कार्बन, ठीक है। 6 हाइड्रोजन, 6 क्लोरीन, तो 666 भी कहते हैं इसको। ठीक। ठीक है, बहुत इजी हाँ। रिएक्शन है। करना क्या है, बेंजीन के ऊपर आप क्लोरीन जब ऐड करेंगे, देखिए बेंजीन में हम भले ही ऐसे डीलोकलाइजेशन दिखाते हैं, हर जगह डबल बॉन्ड है, तो करना क्या, एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एक क्लोरीन यहाँ लगेगा, हम्म। फिर यहाँ का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एक क्लोरीन यहाँ लगेगा। इस तरह से क्या होगा कि हर कार्बन से एक एक क्लोरीन लग जाएगा। बॉन्डेड हो जाएगा। हाँ। समझ में आई बात? नहीं, यही मिलता है आपको बेंजीन हेक्साक्लोराइड।
और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी है। देखिए रिप्लेसमेंट नहीं है, ये रिप्लेसमेंट होता तो ये हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है, हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है। दिस इज एडिशन। तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी है और हर कार्बन पे एक हेलोजन है, 6 हेलोजन। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये एडिशन ऑफ हेलोजन है। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेंजीन की। ऑक्सीडेशन में नंबर 1 है ठीक। कंबशन रिएक्शन। कंबशन। कंबशन हाँ, आपको पता है, कंबशन पता है आपको, कंबशन किसी भी हाँ, हाइड्रोजन काम करेंगे क्या मिलेगा हमें? कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर। तो बेंजीन का भी अगर हम कंबशन करेंगे C6H6 हाँ, का कंबशन करेंगे तो हमें CO2 और H2O मिलेगा विद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है। और हमने एक बार आपको पहले भी डिस्कस कर रखा है इस चैप्टर में कि जो ये हम्म। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें हाँ, कार्बन कंटेंट एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। कार्बन का जो ठीक। परसेंटेज है, जैसे 6 कार्बन, हाँ, आप कोई एलिफैटिक एल्केन ले लीजिए, 6 कार्बन का एल्केन ले लीजिए हेक्सेन, हाँ, और 6 कार्बन का ही बेंजीन रिंग भी है। हाँ, तो 6 कार्बन के एरोमेटिक कंपाउंड में यानी बेंजीन रिंग में कार्बन का परसेंटेज या कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा। कार्बन हाँ, ठीक है। ज्यादा होने से क्या होगा कि जब इसका कंबशन होगा तो सूटी फ्लेम के साथ टूटी फ्लेम। ये ठीक। बर्न करेगा। पढ़ चुके हैं ना हम लोग। हाँ। चलिए नेक्स्ट इज कंबशन, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट। इंपॉर्टेंट रिएक्शन। KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन, ठीक। ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है। KMnO4 के साथ जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं एल्काइल बेंजीन का, यहाँ बेंजीन का ऑक्सीडेशन नहीं करना है, एल्काइल बेंजीन का करना है, यानी बेंजीन से कोई एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड हो। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो हाँ। जब आप किसी एल्काइल बेंजीन को ऑक्सीडाइज करते हैं हॉट एल्कलाइन KMnO4 के साथ, हम्म। तो वो जो एल्काइल चेन है वो हम्म। COOH में चेंज हो जाता है। ध्यान रखिएगा COOH में चेंज हो जाता है पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ठीक। हम्म। पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप चेंज हो जाता है COOH में इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लेंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बेंजीन रिंग से अगर मिथाइल अटैच है, मिथाइल मतलब 1 कार्बन, हाँ। तो भी वो COOH बनाएगा। ठीक। अगर इथाइल बॉन्डेड है, इथाइल मतलब 2 कार्बन, हम्म। लेकिन इथाइल ग्रुप का भी ऑक्सीडेशन COOH में ही होगा। मतलब ये नहीं कि 2 कार्बन है तो एक कार्बन CH2 ही रहेगा, एक कार्बन COOH बनाएगा। ठीक। डिफरेंस समझ में आ रहा है? 2 कार्बन की चेन तो भी प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड, 3 कार्बन की चेन बेंजीन अटैच है तो भी प्रोडक्ट। बेंजोइक एसिड। यानी लेंथ क्या है उस एल्काइल ग्रुप का जो बेंजीन से बॉन्डेड है, उससे एल्काइल फर्क नहीं पड़ता। always give benzoic acid irrespective of length and nature of alkyl group। ठीक है। जो एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है उसके लेंथ कितने कार्बन का वो एल्काइल ग्रुप है, हम्म। उसका नेचर क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी एल्काइल बेंजीन will give benzoic acid only। लेकिन एक ठीक। बात पर ध्यान रखेंगे कि उस एल्काइल ग्रुप में कम से कम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। ठीक है। बेंजाइलिक हाँ। हाइड्रोजन, बेंजीन रिंग से जो अटैच कार्बन है, बेंजीन रिंग के पास वाला ये वाला कार्बन, इसको बेंजाइलिक कार्बन, हाँ। बेंजाइलिक के पास जो हाइड्रोजन एटम होता है, बातें कर रहे हो मैं 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इतना बस ध्यान रखना है कि इसके अलावा कोई भी एल्काइल बेंजीन होगा तो इट विल गिव बेंजोइक एसिड। अब एग्जांपल देखिए, यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग से एक ही कार्बन का एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है, यानी अगर हम इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन से कार्बन हाइड्रोजन बनाए तो ये मिथाइल बेंजीन है, टॉलुइन है ना। हाँ। तो जब हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो दिस मिथाइल ग्रुप विल ऑक्सीडाइज इनटू, विल चेंज इनटू COOH। ठीक। तो टॉलुइन से हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक बेंजोइक एसिड। एसिड, मिथाइल बेंजीन से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 एंड 3 3 कार्बन है, 3। हाँ। प्रोपाइल बेंजीन,
इसके भी ऑक्सीडेशन से इस पूरा प्रोपाइल ग्रुप का भी किसमें ऑक्सीडेशन हुआ? बेंजोइक एसिड में। मतलब मैं ये समझा रहा था कि इससे मतलब नहीं कि ये दोनों कार्बन हम ऐसे ही रहने दें, यहाँ COH बनेगा, ये नहीं समझा रहे हैं। हाँ कोई भी चेन होगी वो पूरी चेन का ऑक्सीडेशन COH ही होना है। ठीक है। अगर मान लीजिए हाँ। इसके, अब जैसे यहाँ पर देखिए और बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बेंजीन रिंग और इसके बगल में एक साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लगा हुआ है, बताओ। तो हमें कोई मतलब नहीं, हम बस ये मेरा नुकसान हो गया, चेन इधर आ रही है, वो चेन आगे कहाँ जा रही है हमें कोई मतलब नहीं। नुकसान भरपाई करूंगा। और कि यहाँ भी एक चेन आ रही है, तो ये जो चेन है ये अपने में COH बन जाएगा, इधर जो चेन आ रही है ये अपने में COH बन जाएगा। ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ से बस बेंजीन बेंजीन से ये जो कार्बन इधर निकला है ये अपने में COH बना लिया, इधर की जो चेन है, और इधर वाली जो हाँ। चेन चाहे जितने कार्बन की हो उससे इधर COH बन इसके गया। नीचे। ठीक है। आगे गड्ढा करवाने से बोलो, कि नहीं? गड्ढा करें 10 बजे 11 बजे खा के हाँ। सोएगा तभी। अब इसको देखो, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नो रिएक्शन, क्यों? यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन है उसके साथ ये कार्बन अटैच है, तो कोई भी बेंजाइलिक कार्बन, ये वाला बेंजाइलिक कार्बन है, इससे कोई हाइड्रोजन अटैच है नहीं। और वो भी क्योंकि टेट्रावैलेंसी कंप्लीट है। हाँ तो हमने क्या कहा था, कोई भी अल्काइल बेंजीन होगा वो बेंजोइक एसिड होगा, बस कंडीशन ये है कि उसके पास कम से कम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पर, क्योंकि कोई बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है इसलिए नो रिएक्शन। ठीक है। क्लियर पहले। ना? यहाँ पर देखिए हाँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ब्यूटाइल बेंजीन, बेंजीन से ये 4 कार्बन की चेन, इससे बेंजोइक एसिड बनेगा। 4 कार्बनों 5 कार्बनों 6 कार्बनों 7 हमें बनाना बेंजोइक एसिड है, वो पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप बेंजोइक एसिड में ही चेंज होगा। ठीक है। ठीक है, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि कम से कम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन उसके पास होना चाहिए। अगर वो नहीं है तब रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आएगा? ठीक है। हाँ। अब देखिए नेक्स्ट, ये KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन। इसी तरह से देखिए हमने और भी कई सारे एग्जांपल दिए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करें, इसमें 2 कार्बन चेन निकल रही हैं, हाँ। तो दोनों को अपनी अपनी जगह, ये अपने में COH बन जाएगा, ये अपने में COH बन जाएगा, यानी ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको। ठीक है। और अगर हम इसको आगे हीट कर दें, क्योंकि दोनों का COH सेम साइड है, तो ये यहाँ से ये वाटर लूज करके एनहाइड्राइड बना लेंगे अपना। ठीक। ठीक है, ऐसे ठीक है। यहाँ पर 2 ब्रांचें हैं, तो यहाँ पर ये दोनों ब्रांचें अपने आप में COH बन जाएंगी, लेकिन क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इनको हीट करोगे तो ये वाटर लूज नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। आगे की रिएक्शन में नहीं होगी, लेकिन ये तो यहाँ तक तो बनेगा ही। ऐसे यहाँ पर देखिए 2 मिथाइल ग्रुप हैं, एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे हैं, KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो दोनों कार्बन चेन अपने आप में COH बन जाएंगे। हाँ। ठीक है, ठीक है। कौन सा कार्बन चेन है उसका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे यहाँ पर देखिए अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया, जैसे मान लो ये कोई कार्बन चेन बना दी गई और आपसे हाँ। है कि इसमें इस रिएक्शन में बेंजोइक एसिड मिल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा रिएजेंट यूज किया गया होगा। तो अगर हम ये देखेंगे कि पूरी कार्बन चेन COH बन रहा है, हाँ। लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा रिएजेंट है, KMnO4। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। आप कोई रिएक्शन देखिए जिसमें बेंजीन से कोई अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है और वो रिएक्शन में COH में चेंज हो रहा है, पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप, इट मींस कि वहां पर KMnO4 का यूज है। ठीक है, ठीक। क्लियर हो गया रिएक्शन? अब एक और रिएक्शन देखिए, अगर हम टोलुइन यानी मिथाइल बेंजीन, हाँ। एक नेम्ड रिएक्शन है, टोलुइन को अगर हम क्रोमिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड रिएजेंट है, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोलाइज करते हैं, यानी 2 स्टेप है। सबसे पहले क्रोमिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे, नंबर 1, एंड जो भी इंटरमीडिएट बनेगा, हमें इंटरमीडिएट से बहुत मतलब नहीं है, नंबर 2 जो इंटरमीडिएट मिलेगा उसको हाइड्रोलाइज करेंगे। ठीक है। तो
मिथाइल बेंजीन से यानी टोलुइन से आपको प्रोडक्ट मिलता है बेंजाल्डिहाइड, CH3 ग्रुप इसका CHO में ऑक्सीडाइज होता है, एंड दिस इज अ नेम्ड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। ठीक, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में टोलुइन को हम चेंज करते हैं बेंजाल्डिहाइड में, ऑक्सीडाइज करते हैं। किसके साथ ऑक्सीडाइज करते हैं? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं यहाँ पे वो क्रोमिल क्लोराइड, CrO2Cl2 and then hydrolysis. First you have to treat with a mild oxidizing agent chromyl chloride and then the intermediate formed is hydrolyzed. It's a very important reaction, Itard reaction. इस रिएक्शन को हम लोग और डिस्कस करेंगे कहाँ पे? एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, वहां भी इस रिएक्शन का यूज आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन है। ठीक। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन विद ओजोन, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी। आपने ओजोनोलिसिस अगर आपको ध्यान हो एल्कीन में भी पढ़ा है, एल्काइन में भी पढ़ा है, एक ही कॉन्सेप्ट है ओजोन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है, हाँ, और दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन जो थे उन पे ऑक्सीजन लगा देना है। ठीक है। इनको भी ट्रीट करेंगे ओजोन के साथ, फॉलोड बाय जिंक एंड वाटर। तो हमें वही प्रोसीजर अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए बेंजीन को, ओजोनोलिसिस का कॉन्सेप्ट पकड़िए, प्रोडक्ट ना पकड़िए, ना कोई रिएक्शन याद करिए। तो यहाँ पर बेंजीन को देखिए, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स हैं। तो जब हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो वो सारे डबल बॉन्ड अपनी अपनी जगह ब्रेक होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। हाँ। तो ये डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ ऑक्सीजन लगेगा और यहाँ ऑक्सीजन लगेगा। हाँ। ऐसे ही जब इसकी ब्रेकिंग होगी इस डबल बॉन्ड की, तो यहाँ ऑक्सीजन, हाँ, यहाँ ऑक्सीजन, इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन, ऐसे तो होगा। ठीक है। अब आप प्रोडक्ट देखिए खुद, ये पहले CHO था तो यहाँ पर ऑक्सीजन मिलके हो गया CHO। हाँ। CHO यहाँ सिंगल बॉन्ड से ये एंड जुड़ा ही हुआ है, CHO CHO CHO, ये प्रोडक्ट मिला। ठीक, समझ में आया कि नहीं? हाँ। यहाँ CS तो पहले से ही था, ठीक है, CHO और O लगे, और ये तो जुड़े हुए ना आपस में, ब्रेकिंग तो यहाँ यहाँ से अलग हुआ, यहाँ से अलग हुआ, ये सेक्शन तो इतना जुड़ा ही हुआ है। हाँ, मतलब 3 CHO। हाँ, सिमिलरली ये सेक्शन तो आपस में मिलेगा आपको, CHO CHO। हाँ, और ऐसे ये सेक्शन आपको मिलेगा। ठीक। तो आपको 3 मोल्स ऑफ CHO CHO इथेन डाइल मिलेगा। ठीक, ठीक है। हाँ, नहीं समझ में आया? आ गया। ये ओजोनोलिसिस का कॉन्सेप्ट है, बेंजीन के ओजोनोलिसिस से। क्लियर?